डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्राओं को स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करेंगे, अर्थात स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ी। 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि माध्यमिक शिक्षा के प्रबंधन हेतु आयोग गठित करके उसकी संस्तुतियां सरकार के पास स्वीकार करके भेजी जाए। लेकिन सरकार उस समय राजनीतिक व्यवस्थापन में उलझी हुई थी, फलस्वरूप शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा बार बार प्रयास किए जाने के पश्चात हम देखते हैं कि जब सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ तो केंद्रीय बोर्ड के द्वारा जो सुझाव प्रस्तुत किया गया था उसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग, क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग का नाम दिया गया। अर्थात इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात की जा रही है उसका गठन किया गया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया उसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना गया। और ये 1952-53 में। अब रही बात इस आयोग की गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने किया, जो तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। इन्होंने जो आयोग का गठन किया, इनकी अध्यक्षता में जो हुआ उसमें जो रिपोर्ट सौंपी गई या मुदालियर आयोग के नाम से भी इसको जाना गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग को उसके अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम से मुदालियर आयोग भी कहा गया। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित 14 अध्यायों की एक विस्तृत रिपोर्ट 28 अगस्त 1953 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी। माध्यमिक शिक्षा के गुण दोष, उसके पाठ्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन, छात्र कल्याण, अध्यापक उन्नति, माध्यमिक शिक्षा तथा उसके क्रियान्वयन संबंधित जो भी रिपोर्ट ये 14 अध्यायों में प्रस्तुत किया वही माध्यमिक शिक्षा आयोग कहलाया, अर्थात मुदालियर आयोग कहलाया। तो ये जो
प्राथमिक शिक्षा की बात की गई, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की चर्चा की गई, उसकी गुणवत्ता को सुधारने का बार बार प्रयास किया गया। लेकिन माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ और इसमें जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसका अध्ययन विस्तृत करने के सापेक्ष सबसे पहले हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर प्रकाश डालना उचित समझेंगे। मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति, ये जो 1813 का आज्ञा पत्र था, जिसने दीर्घकालीन विवाद को जन्म दिया था, उसने कंपनी में दो विचारधाराओं को जन्म दिया। क्योंकि जब दो विचारधाराएं आमने सामने आ गई तो उसमें एक था प्राच्यवादी और दूसरा था पाश्चात्यवादी। तो मैकाले की शिक्षा नीति जो लगातार 1813 के आज्ञा पत्र की बात सुलझ नहीं पा रही थी, उस उद्देश्य से दो विचारधाराओं में विभक्त कर दी गई, एक प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। पाश्चात्यवादी यानी प्राच्यवादी का मतलब प्राचीन काल की शिक्षा और पाश्चात्यवादी मतलब आधुनिक शिक्षा, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा देने की बात कही गई। तो यह संपूर्ण विवाद लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा और 1833 का आज्ञा पत्र भी इस विवाद को सुलझा नहीं पाया। 1813 का आज्ञा पत्र जो था, वो जब 20 साल बाद तक उसका विवाद चलता रहा तो 1835 तक भी सुलझ नहीं पाया। यानी 1813 से 1835 यह आज्ञा पत्र है। 20 वर्षों तक जो चीज सुलझ नहीं पाया, उस चीज को गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले जो था, यानी उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, उसकी सहायता हेतु लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता हेतु लॉर्ड मैकाले 13 जून 1834 को, कब 13 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार के रूप में भारत आया। यानी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था, उसके सलाहकार के रूप में यह भारत आया और बेंटिंक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। विलियम बेंटिंक ने मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया। किसको? मैकाले को। अब जो विवाद 20 सालों तक निपट नहीं पाया, सुलझ नहीं पाया, वह मैकाले के समक्ष प्रस्तुत किया गया और मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र का भलीभांति अध्ययन किया और धारा 43 का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हुए अंततः 7 मार्च 1835 13 जून 1834 को आया था और 1835 की बात है। कब? 7 मार्च 1835। 7 मार्च
1835 को अपना विवरण पत्र उसने गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जो विवाद 20 वर्षों तक सुलझाया नहीं जा सका, उसे मैकाले ने 9 माह की अल्प अवधि में सुलझा दिया। तो मैकाले की जो बात है, वह जब भारत आया उसका उद्देश्य क्या था? मैकाले, लॉर्ड मैकाले का भारत आने का उद्देश्य ना, मैकाले का भारत आने का उद्देश्य जैसा कि आपको अभी बताया गया कि उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के सलाहकार के रूप में या काउंसिल के सलाहकार के रूप में वहां आया था, लेकिन उसके भारत आने के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य बताए गए। नंबर 1, 1813 के राजपत्र की धारा 43 की व्याख्या करना। जो 1813 का आज्ञा पत्र था, वो धारा 43 की व्याख्या करने के लिए खास करके उसको नियुक्त किया गया था। अब दूसरी बात आई, जो राजपत्र से संबंधित 1 लाख रुपए की बात बताई जा रही थी कि उसका व्यय कैसे किया जाए, कहां पर किया जाए, तो उस संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए पहला तो 1813 की आज्ञा पत्र यानी धारा 43 की व्याख्या करने के लिए, दूसरा उसी राजपत्र से संबंधित 1 लाख रुपए के खर्च से संबंधित विवाद का निपटारा करने के लिए। तीसरी बात आई प्राच्य और पाश्चात्य, यानी प्राच्य शिक्षा व संस्कृति का कड़ा आलोचक था। तो प्राच्य शिक्षा व संस्कृति के कड़ा आलोचक होने के कारण अंग्रेजी के पक्ष में निपटारा करना था। उसका कहना था कि भारत व अरब देशों का समस्त शिक्षा साहित्य यूरोपीय साहित्य की एक आलमारी के बराबर है। लॉर्ड मैकाले क्या कहा करता था? वो कहा था कि भारत व अरब देशों का सशक्त समस्त शिक्षा साहित्य और यूरोपीय साहित्य की एक आलमारी के बराबर। उसकी एक चुनौती भारत के लिए अप्रासंगिक थी, क्योंकि वह चाहता था कि भारतीयों को भी अंग्रेजी शिक्षा के तहत ऐसे रखा जाए कि वह भारतीय होते हुए भी अंग्रेज बनकर के काम करें। तो अभी जो विवरण पत्र की बात आई, विवरण पत्र आया, आप मैकाले मिनट्स पढ़ते होंगे, तो विवरण पत्र की बात इसमें जो आती है वो क्या था? आंग्ल प्राच्य विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले ने गंभीरतापूर्वक 1813 के आज्ञा पत्र का अध्ययन किया और कुछ विवादास्पद बिंदुओं पर उसने अपनी स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की। जैसे साहित्य शब्द की व्याख्या क्या किया उन्होंने, वो व्याख्या करता है तो साहित्य शब्द की व्याख्या वो क्या करता है? वह कहता है कि मैकाले जो साहित्य की असलियत बताना चाहता है, उसका कहना था कि प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी के साहित्य को बनाए रखने से नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न होगी। वह अंग्रेजी लाना चाहता था, इसलिए वो साहित्य में संस्कृत, अरबी, फारसी ये सब नहीं रखना चाहता था। उसका कहना था
कि अगर साहित्य है तो अंग्रेजी साहित्य, वह साहित्य शब्द की व्याख्या अंग्रेजी के रूप में की, मात्र अंग्रेजी। अब भारतीय विद्वान की व्याख्या आती है, भारतीय विज्ञान विद्वान वह किसे समझता है? भारतीय विद्वान के रूप में अगर व्याख्या किया तो उन व्यक्तियों को शामिल किया जो अंग्रेजी साहित्य जैसे मिल्टन, शेक्सपियर, पाश्चात्य दर्शन जैसे लॉक और विज्ञान न्यूटन जैसे, यानी ऐसे लोगों को रखना चाहा, न कि तुलसीदास, कबीरदास, ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहा। तो अंग्रेजी साहित्य में मिल्टन व शेक्सपियर जैसे बात की। वह मिल्टन की बात की, शेक्सपियर व मिल्टन की बात किया। अब तीसरी बात आई धनराज की बात। वो 1 लाख की धनराज की भी जो चर्चा कर रहे थे हम, तो धनराज के रूप में वह कहना चाहता था कि 1 लाख रुपए का व्यय कंपनी की इच्छा पर होगा। कंपनी जिस पर मद पर जितना वेतन व्यय करना चाहे उस पर करे, यानी कंपनी की इच्छा। 1 लाख रुपए जो खर्च करने की बात आई वो कंपनी की इच्छा पर सर्वोपरि मान। अब अगली बात अगर आती है तो शिक्षा का माध्यम, इसकी व्याख्या क्या करता है? वह शिक्षा का माध्यम मात्र इंग्लिश होता है। कड़े शब्दों में शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। किसकी? अंग्रेजी की। अगर विज्ञान विषय की व्याख्या किया तो उसने विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों को सम्मिलित किया। प्राचीनकालीन नहीं बल्कि पाश्चात्य शिक्षा। यह था आपका विवरण पत्र की व्याख्या, मैकाले मिनट्स। तो स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा में अगर उसके विवरण पत्र की व्याख्या पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले अगर वह जो भी बात बताई उसमें उसके गुण और दोषों पर ध्यान दिया, उसके विवरण पत्र द्वारा जो बताई गई बातें हैं उसमें क्या गुण दिखाई दिए या मैकाले के विवरण पत्र के क्या दोष दिखाई दिए, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। उसके गुण में सबसे पहली बात तो यह आई कि यद्यपि मैकाले ने पाश्चात्यवादियों का समर्थन बहुत पक्षपातपूर्ण भावना से वह चतुराई से किया था, परंतु इस चतुराई द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय लिए जाने के कारण यही उसकी विशेषता हो सकती है। और दूसरी बात यह बताई गई कि मैकाले द्वारा प्रतिपादित जो शिक्षा नीति थी उससे हमारा विदेशियों के साथ संपर्क हुआ और देश में नवचेतना आई। इस प्रकार उसने भारत में समस्त रूढ़िवादी शिक्षा के स्थान पर प्रगतिशील शिक्षा की शुरुआत की। तीसरी बात, तीसरा गुण उसका है कि भारत, मैकाले का भारत आने की बात अगर आए तो उसके आने से भारत में चली आ रही अस्थिर शिक्षा नीति को एक निश्चित दिशा मिली, जिससे शिक्षा का विकास हुआ जो प्रायः अवरुद्ध हो चुका था।
तो विकसित दिशा के आधार पर शिक्षा अग्रसित होने लगी। ये तमाम प्रकार की अच्छाइयां मैकाले के विवरण पत्र में दिखाई देती है। तो अच्छाइयों के साथ साथ बुराई भी नहीं होती है, गुण के साथ साथ दोष, तमाम प्रकार के दोष भी देखे गए। दोष में मैकाले ने प्राच्य साहित्य को अति निम्न कोटि का कहा, उसका उपहास लाया जो उसकी द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति को दर्शाता है। दूसरी बात, मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के लिए उचित कदम जो उठाया गया वो भारतीयों के लिए नुकसानदायक था, क्योंकि हर देश की भाषा वहां की मातृभाषा होनी चाहिए। अगली बात, मैकाले द्वारा केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था का जो बात कही गई वो भी मानवीय अधिकारों का हनन सिद्ध है, क्योंकि शिक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं किया जा सकता। शिक्षा सबके लिए है, शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो मैकाले के विवरण पत्र के गुण व दोष इस प्रकार के। तो हम अगर स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा की बात पर आते हैं तो माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ मैकाले की शिक्षा नीति भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब हम आते हैं मैकाले का महत्वपूर्ण सिद्धांत, मैकाले का अधोगामी या निस्यंदन सिद्धांत, क्या कहेंगे, निस्यंदन सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया गया किसका, मैकाले का। तो इस पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। मैकाले के अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। तो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत से तात्पर्य है कि शिक्षा को ऐसा प्रारूप निर्धारित किया जाए कि वह ऊपर से छतर के नीचे की तरफ धीरे धीरे पहुंचे। पहले उच्च वर्ग के विशेष वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए, तदुपरांत उन्हीं के साथ साथ समय के साथ साथ उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक धीरे धीरे उनका नकल करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए थोड़ा बहुत निम्न वर्ग के लोग भी शिक्षित हो जाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंग्रेजी हुकूमत यह नहीं चाहती थी कि भारतीय निर्धन जनता भी शिक्षित होकर के आगे जाए, वह भारतीय समाज को नगण्य और हमेशा निर्धन व पिछड़ा रखना चाहती थी। इस कूटनीति द्वारा वह भारत में अधिक समय तक वह अपना परचम फहरा सके, यही सिद्धांत मैकाले का था, जो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। निस्यंदन सिद्धांत का मतलब क्षण करके। वास्तव में यह जो शिक्षा की बात आई, यह अंग्रेजों की फूट डालो व राज्य करो की नीति पर आधारित थी, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इस सिद्धांत द्वारा समाज में वर्ग विभेद द्वारा संघर्ष, ऊंच नीच, पढ़े लिखे व अनपढ़, धनी निर्धन
इन्होंने क्या कहा? आर्थर ह्यूम ने अपनी पुस्तक में लिख दिया, इनकी पुस्तक थी भारत में शिक्षा, भारत में शिक्षा। आर्थर ह्यूम ने अपनी पुस्तक भारत में शिक्षा में स्पष्ट लिख दिया था कि शिक्षा जनता में ऊपर से फैलेगी, बूंद बूंद करके भारतीय जीवन में हिमालय से आवश्यक ज्ञान नीचे की तरफ बहेगा और समय के साथ साथ उसका रूप उससे अधिक अच्छे और विस्तृत झरने की भांति होगा जो प्यासे मैदानों की सिंचाई करेगा। यह आपका निस्सरण सिद्धांत था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मैकाले अपने अधोगामी निस्सरण सिद्धांत में यह कहना चाहता था कि भले ही कुछ भारतीय कुछ शिक्षित हो जाए, लेकिन उनको हमेशा एक कलर या चपरासी के ही रूप में देखा जाए। वो अच्छी शिक्षा ग्रहण न करने पाए, अच्छी शिक्षा उच्च वर्ग में दी जाए, जिनसे क्षण करके धीरे धीरे निम्न वर्ग में पहुंचे और वो मात्र कलर थोड़ा चपरासी ही बनकर रहे। यह था आपका स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा का थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात कही गई। DS कोठारी अर्थात वो हम लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की बात कर रहे हैं। मुदालियर आयोग के नाम से भी माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना गया। और ये आपका मैकाले की शिक्षा नीति जो थी वह इस प्रकार रही। अब इससे संबंधित आपको प्रश्न में मात्र ये बताना है कि मैकाले के विवरण पत्र के प्रमुख 3 गुण बताइए। मैकाले के विवरण पत्र के प्रमुख 3 गुण। मैकाले के विवरण पत्र के प्रमुख 3 गुण बताइए। ये था आपका मैकाले का शिक्षा नीति।